हेलो एंड वेलकम टू सिविल्स एग्ज़ाम। आज हम देखेंगे लूसेंट सीरीज़ में जो अगला डायनेस्टी है। अभी हम कर रहे हैं मेडाइवल इंडिया। उसमें हमने पिछला तक देखा था खिलजी डायनेस्टी। खिलजी डायनेस्टी के बाद हम देखेंगे कि आखिरी राजा जो था, जिसका नाम था खुसरो खान, जिसे हसन खान भी कहते हैं, उसको गयासुद्दीन तुगलक ने, या गाजी तुगलक कह सकते हैं, गाजी मलिक, इसने 1320 में खुसरो खान को मार दिया और इसने एक नए डायनेस्टी की शुरुआत की जिसका नाम था तुगलक डायनेस्टी। और तुगलक डायनेस्टी के बारे में एक चीज़ है कि ये लॉन्गेस्ट डायनेस्टी थी, मतलब सबसे ज़्यादा जिसने डायनेस्टी ने राज किया दिल्ली सल्तनत पे, वो थी तुगलक डायनेस्टी। गयासुद्दीन तुगलक ने खुसरो खान को मारा, जो आखिरी राजा था खिलजी डायनेस्टी का, और 1320 से 1325 तक इसने राज किया। खुसरो खान को इसने मारा और 1320 से 1325 तक राज किया। और इसने क्या किया, तो ये ज़्यादा कुछ ये कर नहीं सका, ये एक एक्सीडेंट में मर गया। और फिर इसके बाद इसका बेटा जो था उलुग खान, जिसको कहते हैं मोहम्मद बिन तुगलक, वो शासन पे बैठा। तो मोहम्मद बिन तुगलक जो था, ये 1325 से 1351 तक लगभग 26 साल तक इसने राज किया। इसको प्रिंस जोना या जोना भी कहते थे। 1325 में ये गद्दी पे बैठा था। इसने कई रिफॉर्म किए, जिसमें से 5 रिफॉर्म इसके माने जाते हैं कि बहुत एम्बिशियस थे। लेकिन क्या हुआ, ये 5 एम्बिशियस इसके रिफॉर्म थे या प्रोजेक्ट्स थे, इसने किए तो ये बहुत अच्छा था, लेकिन ये अपने समय से बहुत आगे चल रहा था। तो ये जो प्रोजेक्ट थे, इसे पाँचों ये फेल हो गए। जो 5 प्लान थे ये फेल हो गए। पहला प्लान क्या था, टैक्सेशन इन दोआब रीजन। 1326 में इसने टैक्स लगा दिया कहाँ पे, जो दोआब रीजन है, कहाँ पे, यमुना और गंगा के बीच का जो रीजन है वहाँ पे। इससे हुआ क्या था कि इसने जो टैक्स था इसने लगा दिया कि इसने कैसे लगाया टैक्स कि इस रीजन से जो भी अनाज होगा उस पर इतना % टैक्स लगेगा, ये इसने कह दिया। अब इसने टैक्स तो लगा दिया, लेकिन हुआ ये कि उस टाइम बारिश हुई नहीं। बारिश तो हुई नहीं, लेकिन टैक्स उतना ही देना पड़ रहा था। तो ऐसा कहा गया कि जो टैक्स था वो 20 गुना ज़्यादा हो गया। इसके अलावा इसने 2 टैक्स और लगाए थे। घरों पे जो टैक्स लगाया था, हाउस टैक्स, उसे कहते थे घरी। और पास्चर जो चारा होता है उस पर भी टैक्स लगा दिया, जिसे चराई कहते हैं। और इसने एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के लिए एक डिपार्टमेंट खोला एग्रीकल्चर के लिए, जिसका नाम था दीवान ए कोही। तो दीवान ए कोही क्या था, डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर के लिए एक डिपार्टमेंट था। तो 2 टैक्स इसने लगाए थे, घरई मतलब हाउस टैक्स, चराई मतलब चारा पे जो टैक्स लगाते हैं, ठीक। इसके बाद जो दूसरा इसने 1326 में तो टैक्स लगाया था दोआब रीजन पे। फिर उसके बाद जो दूसरा इसका प्लान था वो था ट्रांसफ़र ऑफ कैपिटल, जो कि 1327 में शुरू लगाया था इसने क्या किया 1327 में कि अपनी जो राजधानी है उसे दिल्ली से देवनागरी शिफ्ट कर दी। देवनागरी कहाँ है, तो देवनागरी जो है ये जो दौलताबाद रीजन कह सकते हैं महाराष्ट्र में, वहाँ पे देवनागरी। ये इसने क्यों किया था, तो ये इसलिए किया था, इसके 2 रीजन थे। इसने सोचा अगर मैं दिल्ली से राज करूँगा तो उस टाइम जो मुगलों को, वो जो मंगोल थे, उनका अटैक हो रहा था। तो इसने कहा दिल्ली की जगह अगर मैं देवनागरी चले जाऊंगा तो मैं मंगोलों के अटैक से तो बच जाऊंगा। दूसरा, अगर मैं देवनागरी से राज करूंगा महाराष्ट्र से, तो मैं साउथ को भी आराम से कंट्रोल कर लूँगा। ये 2 इसके रीजन थे कि ये चाहता था कि मैं दिल्ली से देवनागरी चले जाऊँ। इससे होगा क्या कि मैं मंगोल से भी बच जाऊंगा और साउथ इंडिया को भी देख लूँगा। इसने ये प्लान तो बना लिया। जब ये देवनागरी पहुँचा तो देवनागरी में हुआ कुछ नहीं, उससे दिल्ली और हाथ से छूटने लगी। क्योंकि जैसे ये देवनागरी आया तो दिल्ली में जो थे विद्रोह गद्दी के लिए शुरू हो गए, दिल्ली को हथियाने की कोशिश शुरू हो गई। तो ये वापस दिल्ली इसने दोबारा से अपनी ट्रांसफ़र की कैपिटल। फिर 1329 में इसने एक और प्लान किया। इसने कहा कि जो राज्य में जो थे वो क्या कहते हैं, चांदी के सिक्के, वो धीरे धीरे कम हो रहे थे। तो इसने क्या कि ब्रोंज के सिक्के चलाए, कांसे के सिक्के, जिसकी वैल्यू इसने रख दी सेम चांदी के सिक्कों के बराबर। तब लोग क्या करते थे,
जो राजा के मिंट से जो चांदी के सिक्के छपते थे और ब्रोंज के जो मार्केट में चांदी के सिक्के थे उन्हें लोगों ने अपने घर में रख लिए और हर जगह सिर्फ ब्रोंज के सिक्के ही थे। तो मोहम्मद बिन तुगलक का ये प्लान इसलिए फेल हो गया कि जो चांदी के सिक्के थे वो तो वापस आए ही नहीं, उल्टा जो ब्रोंज के सिक्के थे वो भी लोगों ने लेने से मना कर दिया। अब लोग चांदी के सिक्के ढूंढते थे। इससे क्या हुआ कि जो नई कॉइन्स थी वो डिवैल्यू हो गई मार्केट में, कोई इसको पूछता ही नहीं था। बाद में इसने क्या किया, उसकी टोकन करेंसी को हटा दिया। फिर इसका अगला चौथा जो है प्लान वो था खुरासान एक्सपेडिशन। ये इसने किया था 1329 में, खुरासान एक्सपेडिशन। इसने क्या किया था कि इसने सोचा मैं दिल्ली पे तो राज कर ही रहा हूँ, क्यों ना मैं दिल्ली से आगे चल के सिकंदर की तरह बाकी जगहों पे भी राज करूँ। तो इसने क्या किया था कि खुरासान जो इराक में जगह है वहाँ पे अपनी एक बहुत बड़ी आर्मी भेज दी लड़ने के लिए। बट हुआ क्या कि वहाँ जाके खुरासान में इसको वैसे कुछ सक्सेस मिला नहीं, क्योंकि खुरासान में वहाँ पे इनस्टेबिलिटी ज़्यादा हो गई थी अबू सैद की वजह से। अबू सैद वहाँ का रूलर था। तो बाद में इसने इस प्रोजेक्ट को भी कैंसिल कर दिया। शुरू तो कर दिया लेकिन जब इसकी आर्मी वहाँ पहुँच गई तो इसने प्लान कैंसिल कर दिया। फिर 1330 में इसने एक और प्लान था इसका, कराचिल एक्सपेडिशन। कराचिल कहाँ पे, तो ये कुमाऊं हिल जो हिमालय में, जो हिमाचल प्रदेश के आसपास है, वहाँ पे इसने ये अपनी सेना भेजी थी कराचिल में। क्यों भेजी थी, ताकि जो चाइनीज़ इन्वेडर आ रहे हैं, चाइनीज़ जो इन्वेडर थे वहाँ से इस तरफ आक्रमण करने आ रहे थे भारत में, इसको इनसे लड़ने के लिए इसने भेजी कि मैं उनसे पहले कराचिल को हथिया लूँगा। कराचिल कहाँ था, कुमाऊं हिल्स पे हिमाचल प्रदेश में। बट जब इसने भेजा तो जो सैनिक थे इन्हें भेज तो दिया, लेकिन वो सैनिक ठंड जो था वहाँ पे, जो कराची में बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती थी, उस ठंड को झेलने के लिए वो लायक ही नहीं थे। उस ठंड को झेलने के लिए वो लायक ही नहीं थे। और हुआ क्या कि वो जाते जाते वो सारे सैनिक मर गए। वहाँ पे रेनी सीजन हो गया, बहुत ज़्यादा ठंड थी, बारिश थी, इससे कई लोग मर गए। और हुआ क्या कि इस पांचों प्रोजेक्ट के फेल होने की वजह से विद्रोह बढ़ता गया, अंत में ये मर गया। और 1335 में जो मदुरई था वो इंडिपेंडेंट हो गया, उसने दिल्ली सल्तनत को मानना छोड़ दिया। उस टाइम मदुरई का राजा कौन था, जलालुद्दीन एहसान शाह। 1336 में विजयनगर बन गया। विजयनगर का फाउंडेशन किसने रखा, हरियर और बुक्का ने। और 1341 से 47 तक रिवॉल्ट शुरू होने लगे बहनमी के। तो ये देखते हैं, तो यहाँ से ये हुआ क्या, जो मोहम्मद बिन तुगलक था ये थट्टा नाम की जगह पे मारा गया। मोहम्मद बिन तुगलक के मरने के बाद उसका जो भाई था, ये सगा भाई नहीं था, ये था फिरोज। फिरोज जो था, फिरोज शाह तुगलक, ये गद्दी पे बैठा 1351 में। और ये कितने साल के लिए बैठा, तो 1351 से लेके 1388 तक ये गद्दी पे बैठा। ये कज़न था मोहम्मद बिन तुगलक का। ये बैठा गद्दी पे और इसने जो थी पॉलिसी कैसी अपनाई, इस अब लोग, जनता जो थी वो बहुत ज़्यादा नाराज़ हो चुकी थी, मंत्री भी नाराज़ हो चुके थे। तो इसलिए इसने एक पॉलिसी अपनाई, कौन सी, अपीजमेंट की पॉलिसी, कि मंत्रियों को मनाने की, आर्मी के लोगों को मनाने की, जो धर्मगुरु थे उनको मनाने की, इसने अपीजमेंट पॉलिसी लेके आया, और ताकि ये आराम से अपना राज कर सके। और इसने कभी साउथ की तरफ हमला नहीं किया, इसने सोचा भी नहीं, क्योंकि जो राज बचा था वो खुद ही टूट रहा था। ऐसे काम जो किए थे मोहम्मद बिन तुगलक ने, तो उसको बचाने के लिए, उसको कंसोलिडेट करने के लिए इसने पूरा जीवन जो शासन था इसका अपीजमेंट पॉलिसी और सेंट्रलाइज करने के लिए जो सिस्टम बचा हुआ था, जो राज्य बचा हुआ, उसमें लगा रहा। क्या क्या करता था, जब भी किसी मंत्री का बेटा या कोई मरता था उसके यहाँ, तो ये खुद जाता था और उसके बेटे को वो इक्ता दे देता था। जबकि मोहम्मद बिन तुगलक ऐसा नहीं करता था। मतलब इसने वंशानुगत जो चीज़ें थी मोहम्मद बिन तुगलक ने वो ख़त्म कर दी थी, लेकिन फिरोज शाह तुगलक ने इस इक्ता सिस्टम को दोबारा चालू कर दिया, ताकि कोई भी अगर मंत्री मरता है, नोबेल मरता है, तो उसके बच्चों को वो पोजीशन मिल जाती थी। और बच्चों को अगर बच्चे ना हो
तो सन इन लॉ को मिल जाती थी, और सन इन लॉ भी ना हो तो उसके गुलाम को वो पोजीशन मिल जाती थी। फिरोज शाह यहीं तक नहीं रुका, इसने क्या किया, ये हेरिडिटी वाला रूल जो था ये आर्मी में भी लागू कर दिया कि अगर कोई सैनिक है वो मर जाता है तो उसके बच्चे को उसकी जगह जॉब मिल जाएगी। और सोल्जर्स जो थे इन्हें अब मोहम्मद बिन तुगलक क्या था, अलाउद्दीन के खिलजी के टाइम से कैश में पैसे दिए जाते थे उनको, लेकिन फिरोज शाह तुगलक ने उस कैश को ख़त्म किया और इसने क्या किया, इनको वजेहा देना शुरू किया। वजेहा क्या, गांव दे देते थे, पेमेंट की जगह वजेहा दे देते थे। और इसकी वजह से क्या हुआ, कई लोगों ने इसका बहुत फ़ायदा उठाया। इसके बाद इसने क्या किया, धर्म गुरुओं को जीतने की कोशिश की। इसने कहा कि मैं एक सच्चा मुस्लिम राजा हूँ और इस्लाम में मानने वाला हूँ। इसने बहुत सारी चीज़ें ऐसी की जिससे जब बड़े बड़े जो ऑफिस थे वो धर्म गुरुओं को देने शुरू किए, जितने भी पोस्ट थी बड़ी बड़ी। इसके अलावा क्या किया, इसने उन चीज़ों को बैन करना शुरू कर दिया जो नॉन इस्लामिक मानी जाती थी। इसने मुस्लिम जो वुमन थी उनका बाहर जाना भी बंद करवा दिया। प्लस इसने क्या किया, इसने जजिया सिस्टम, ये टैक्स अलग कर दिया, मतलब जजिया को एक सेपरेट टैक्स बनाया फिरोज शाह सिस्टम ने, वो फिरोज शाह तुगलक ने। फिरोज शाह तुगलक ने जजिया को क्या किया, अलग से एक टैक्स बना दिया, ठीक। और इससे पहले नहीं था ये, फिरोज ने ब्राह्मणों पे भी जजिया लगाया। फिर उसके बाद क्या किया, नए टैक्सेशन इसने कुरान के हिसाब से लगाए, जो टैक्स सिस्टम थे इसने कुरान के हिसाब से लगाए। जैसे कुरान में 4 तरह के टैक्स होते हैं वो इसने भी इम्पोज कर दिए। कौन कौन से 4 टैक्स जो थे, खरज, जकत, जजिया, खम्स, ये 4 टैक्स जो कुरान में मेंशन है। इसने अपने आप को मुस्लिम दिखाने के लिए, कट्टर मुस्लिम दिखाने के लिए इन चारों को लगा दिया, लागू कर दिया इन चारों टैक्स को। खरज क्या होता था, तो खरज जो होता था वो एक लैंड टैक्स होता था, जमीन पे लगने वाला टैक्स, जो कि 1/10 होता था जो प्रोड्यूस हो रहा है, मतलब जो खेत में जो जमीन होती थी, जिनके पास खेती करते थे, उसमें जितना भी फसल उन्होंने उगाई उसका 1/10 उन्हें देना पड़ता था खर्च के रूप में। उसके बाद जकत जो था ये 2% था। एक मिनट, जकत जो था ये 2% था। जकत 2% टैक्स था किस पे, प्रॉपर्टी पे। और जजिया किस पे लगाया जाता था, तो जजिया लगाया जाता था नॉन मुस्लिम्स पे। और खम्स क्या हुआ करता था, तो अगर हम बात करें खम्स की, तो खम्स जो था ये 1/5 जो था, लूट जो था उस पे टैक्स लगता था खम्स। तो खम्स क्या था, जो लूट पे टैक्स लगता था वो हुआ करता था खम्स, ठीक। इसके बाद हम देखें तो एग्रीकल्चर के लिए भी इसने बहुत कुछ काम कराया। इसने जो नहरें थी उसको रिपेयर कराया और उसके लिए भी टैक्स लगा दिया। 2 टैक्स लगाए थे इसने, एक हक सर्व और हासिल सर्व। ये क्या थे, वाटर टैक्स होते थे। मतलब वाटर टैक्स का मतलब जो सिंचाई करने के लिए किसान जब इसमें से पानी लेंगे तो उनको ये टैक्स देना पड़ेगा। इसने कई शहर भी बनाए फिरोज शाह तुगलक ने। पहला फतेहाबाद बनाया, हिसार जो हरियाणा में ये बनाया, जौनपुर बनाया, फिरोजाबाद बनाया। इसने जो जौनपुर बनाया था किसकी याद में बनाया था, अपने भाई मोहम्मद बिन तुगलक के नाम की याद में बनाया था। इसके बाद देखें तो जो अशोक का जो पिलर था, जो एक टोपरा हरियाणा में और जो दूसरा मेरठ में, इसे ये दिल्ली लेके आया था। इसने एक हॉस्पिटल भी दिल्ली में बनवाया जिसका नाम था दर उल सिफा। इसके बाद फिरोज शाह तुगलक ने एक दीवान खैरात नाम का डिपार्टमेंट बनाया। ये डिपार्टमेंट क्या करता था, ये गरीब जो लड़की होती थी उनकी शादी में मदद करता था। फिरोज शाह तुगलक ने एक और चीज़ किया इकोनॉमिक के लिए और पॉलिटिकल के लिए, कि उसने क्या किया कि उसने ये कहा कि जब भी कोई उसके ऑफिशियल जो होंगे वो अटैक करेंगे किसी प्लेस जगह पे, तो जो भी उसका वो होगा यंग बॉय जो भी होंगे वो उन्हें गुलाम के रूप में सुल्तान के पास भेजना अनिवार्य कर दिया।
इसके में हम कहें तो इसके टाइम में ज़्यादातर पीसी रहा, इसने ज़्यादा लड़ाई लड़ी नहीं। और ये जो पॉलिसीज़ की जो बनाई उसके लिए कौन जिम्मेदार है, तो ये सारी जो पॉलिसी बनाई फिरोज शाह तुगलक के लिए, इसके लिए उसका मंत्री जो प्रधानमंत्री था खान जहां मकबूल, ये उसके लिए जिम्मेदार था। मतलब इसी ने सारी पॉलिसीज़ मेनली बनाई थी। 1388 में फिरोज शाह तुगलक की डेथ हुई और फिरोज शाह तुगलक की डेथ होने के बाद क्या हुआ, तैमूर का इन्वेजन भी हुआ था इस टाइम पे फिरोज शाह तुगलक के बाद। और 1398 से 1399 में तैमूर जो है उसने इन्वेजन किया भारत पे। और इसके मरने के बाद फिरोज शाह तुगलक के बाद कई जो राज्य थे वो अलग हो गए, ये ज़्यादा दिन तक सरवाइव कर नहीं पाए। मालवा, गुजरात और सरकी जो जौनपुर किंगडम है वो अलग हो गया सल्तनत से। तैमूर ने भी हमला किया। तैमूर कौन था, तो तैमूर चंगेज खां का ही आगे आने वाला वंशज में था। और इसने मोहम्मद शाह तुगलक जो लास्ट रूलर कह सकते हैं, इसके टाइम पे हमला किया। ये तुगलक डायनेस्टी का आखिरी राजा मोहम्मद शाह तुगलक था, इस पे हमला किया। और तैमूर की आर्मी ने दिल्ली को बहुत लूटा, ख़त्म कर दिया ढंग से। और तैमूर ने खिरज खां को नॉमिनेट कर दिया दिल्ली का, जो कि उस टाइम रूलर था पंजाब का, इसे दिल्ली का अगला सल्तनत नॉमिनेट करके चला गया। और 1404 में तैमूर जो था ये मर गया, जब ये चीन की तरफ जा रहा था उसे जीतने के लिए। फिर हम देखते हैं जैसे ही तुगलक वंश खत्म हुआ, अब हम देखेंगे सैयद डायनेस्टी। तो सैयद डायनेस्टी को हम अगले लेक्चर में सैयद और उसके बाद जो लोधी डायनेस्टी दोनों को देखेंगे। तो सिविल्स एग्ज़ाम को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। थैंक यू अगर अच्छा लगा तो।